कल प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रेस ब्रीफिंग में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताई। उन्होंने कहा कि ये आपसी समझ का ढांचा है जिसका मकसद संघर्ष खत्म कर लेबनान के साथ शांति समझौते की राह खोलना है। ऐतिहासिक उपलब्धि बड़े शब्द हैं और मैं इन्हें गंभीरता से लेना चाहता हूं क्योंकि अभी जो हो रहा है वो सिर्फ सुर्खी से ज्यादा है। अगर हम गहराई से देखें तो यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में इजराइल के काम करने का तरीका बदल देगा। लेकिन इससे पहले कि हम नेतन्याहू ने क्या कहा और उसका असल मतलब क्या है इसमें गहराई से जाएं, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि सब कुछ बयां कर देती है। कल्पना कीजिए कि आप एक मूवी थिएटर में बैठे हैं, 3D फिल्म देख रहे हैं, दो लोग एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। एक ने चश्मा पहना है और दूसरे ने नहीं। स्क्रीन वही है, तस्वीरें वही हैं, लेकिन अनुभव पूरी तरह अलग है। और मुझे लगता है कि आज जब पश्चिम मध्य पूर्व को देखता है तो यही हो रहा है, और जो मुख्य लेंस है उसे रियलिज्म कहा जाता है। अब मैं पश्चिम और दूरी के ऐशो आराम पर बात करना चाहता हूं। इसमें सोचने जैसा है। पश्चिम ने अपने क्षेत्र में 100 साल से बड़ा संघर्ष नहीं देखा है। अब सोचिए कि इसका पीढ़ी दर पीढ़ी सभ्यता की सोच पर क्या असर पड़ता है। जानते हैं, जब आपके दुश्मन दूर होते हैं और आप सीधे तौर पर उस तकलीफ को महसूस नहीं करते तो आपके पास एक तरह की सुविधा होती है, गलत होने की सुविधा, बिना उसकी कीमत तुरंत चुकाए। दूरी आपको समय देती है और दूरी आपको प्रयोग करने का मौका देती है। मुझे लगता है कि कई दशकों से, यहां तक कि द्वितीय विश्व युद्ध तक, पश्चिम ने ऐसे ही प्रयोग किए हैं। उदाहरण के लिए, यह विचार कि बुराई को सुधारा जा सकता है अगर आप उसे वैधता या संसाधन दें, क्योंकि हम सभी एक बेहतर जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि जो लोग सच में बुरे हैं, खासकर जब वो धार्मिक रूप से प्रेरित बुराई हो, तो उनके लिए बेहतर जीवन इस दुनिया में नहीं है, वो परलोक में है। और वहां पहुंचने का उनका एकमात्र तरीका यही है कि इस दुनिया में वे हर उस चीज या व्यक्ति को नष्ट कर दें जो उनके धार्मिक कट्टरता के विचार से अलग सोचता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर पश्चिमी नेता मानता है कि अगर आप बुराई के आगे झुकें और उसे सुधारने की कोशिश करें तो वो बदल जाएगी। लेकिन मार्गदर्शक प्रवृत्ति और डिफॉल्ट नजरिए के रूप में इसने कई फैसलों को आकार दिया है। याद रखें, जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिका की स्थापना के समय क्या समझा था? उन्होंने कहा था, युद्ध के लिए तैयार रहना शांति बनाए रखने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। अब ये कोई युद्धोन्मुखी बयान नहीं है, इसे यथार्थवाद कहा जाता है। अब आइए अपना नजरिया बदलते हैं और मध्य पूर्व की ओर देखते हैं। आइए उस विचार की तुलना करें जहां शक्ति को स्वभाव से बुरा माना जाता है और समझौता ताकत दिखाता है। इजराइल की वास्तविकता में मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान ये हजारों मील दूर नहीं हैं, ये बस कुछ ही मील दूर हैं। और ऐसे माहौल में निर्णय में एक गलती ये कोई सैद्धांतिक समस्या नहीं है, या ऐसा कुछ नहीं है जहां आप कोई प्रयोगशाला प्रयोग चला रहे हैं जिसे आप अगले प्रयोग में ठीक कर सकते हैं। आप इसे तुरंत महसूस करते हैं। इसलिए चाहे आप धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, दाएं या बाएं हों, इजराइल में अभी कठिन अनुभव से अर्जित एक स्पष्टता है जो हमारे दुश्मनों के पड़ोस में रहने से आती है। मैं कहूंगा कि इजराइल राज्य ने हमेशा, खासकर अपने सर्वोत्तम समय में, एक मूल सिद्धांत पर काम किया है। वो धार्मिक रूप से प्रेरित बुराई, इस्लामी कट्टरपंथ या कोई और कट्टरपंथ जैसे मध्य युग में यहूदियों के खिलाफ हुई क्रूसेड्स अपने आप पीछे नहीं हटती। ये सामान्य राजनीतिक पक्ष की तरह आर्थिक प्रोत्साहन पर प्रतिक्रिया नहीं करता और केवल शांति का हाथ बढ़ाने से सुधार नहीं करता। इतिहास, कम से कम इस क्षेत्र में, और मुझे लगता है शायद वैश्विक स्तर पर भी, ये दर्शाता है कि बुराई केवल तभी पीछे हटती है जब उसे वास्तव में पूरी तरह से पराजित किया जाता है। हमने ये जर्मनी के मामले में देखा था, हमने ये जापान के मामले में देखा था। ये शायद कुछ ही उदाहरणों में से दो हैं। इन सब में एक चीज समान है, पूर्ण और बिना शर्त समर्पण। अब मैं वो सबक देखना चाहता हूं जो बार बार दोहराया जाता है और हमें उस समझौते की ओर ले जाएगा जिसका प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उल्लेख किया। आइए 2006 के लेबनान पर नजर डालें। मैं उस युद्ध में था। वो युद्ध हमें इस समय जो कुछ हो रहा है उसे समझने के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण देता है। 2006 के युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त एक योजना बनाई गई।
लेबनानी सेना, जिसे UNIFIL का समर्थन प्राप्त था, हिजबुल्लाह को निरस्त कर देगी और लितानी नदी के दक्षिणी क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लेगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि उस क्षेत्र में कहीं भी हिजबुल्लाह मौजूद न हो। संयुक्त राष्ट्र सहित कई लोगों को यह योजना व्यावहारिक लगी, लेकिन इजराइल को नहीं। ये कई लोगों को तार्किक लगता है और ऐसा समझौता है जिसे अमेरिका व अन्य देश संयुक्त राष्ट्र में सहजता से पेश कर सकते हैं। असल में हुआ इसके उलट। हिजबुल्लाह घटा नहीं बल्कि तेजी से बढ़ा। क्यों? क्योंकि ईरान देख रहा था, और जो ईरान ने देखा, जो उसने समझा, वो ये था कि दबाव में इजराइल की वापसी ने दिखाया कि हिजबुल्लाह बच गया। हिजबुल्लाह एक मध्यम स्तर के क्षेत्रीय खतरे से दुनिया के सबसे बड़े गैर राज्य आतंकवादी संगठन में बदल गया। उन्हें ईरान से भारी फंडिंग मिली, अन्य प्रमुख देशों से भी बड़ा समर्थन मिला, क्योंकि वही थे जिन्होंने इजराइल पर हमला किया था और उन्हें सफल माना गया। और भी बुरा, हिजबुल्लाह एक मॉडल और फ्रेंचाइज बन गया। अन्य समूहों और हमास ने ध्यान दिया, फिर हमास ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। कुछ साल बाद उन्होंने इजराइल पर मिसाइलें दागीं, जिससे ऑपरेशन कास्ट लीड शुरू हुआ। जैसा कि मैंने अपनी किताब व्हेन द स्टोन्स स्पीक में लिखा है, इसकी गूंज इजराइल के भीतर तक गहराई से पहुंची। नॉर्दर्न इस्लामिक मूवमेंट, जो मूल रूप से मुस्लिम ब्रदरहुड का एक हिस्सा है, ने सत्ता का रुख बदलते देखा और इजरायली अरबों की भर्ती शुरू कर दी। ये वे अरब थे जो पहले इजराइल के प्रति वफादार थे, लेकिन जब उन्होंने इजराइल को पीछे हटते और हिजबुल्लाह के उभरते देखा, तो वे इजराइल से दूर होने लगे। और उनके नेता रायद सलाह, जो वैसे तो एक इजरायली मेयर हैं, 2 बार के इजरायली मेयर हैं और अविश्वसनीय रूप से पेंशन भी प्राप्त करते हैं, अपने अनुयायियों इजरायली अरबों को ट्रायंगल क्षेत्र से पुराने शहर की ओर मार्च कराया। उन्होंने सिलवान और शेख जर्राह में भीड़ इकट्ठा की, जो पुराने शहर की सीमा पर है, और उन्होंने डंग गेट से घुसने की कोशिश की, जो ठीक वेस्टर्न वॉल के पास है। खैर, वो असफल रहे क्योंकि पुलिस ने उन्हें वापस लौटा दिया। फिर वे डेविड के शहर की ओर मुड़ गए, और मुझे वे दिन याद हैं। उन्होंने खुदाई कर रहे अरब प्रबंधकों की गाड़ियां जला दी और 90 से ज्यादा अरब कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया। ये मानी गई कमजोरी की आगे चलकर चुकाई जाने वाली कीमत है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये सीमित नहीं रहता। अब आज के समय में हमें एक सवाल पूछना है, तो हम यहां हैं। लेबनान के लिए नया समझौता हुआ है। अमेरिका के $100 मिलियन निवेश से समर्थित लेबनानी सेना को फिर से हिजबुल्लाह को निरस्त करने का कार्य सौंपा गया है, और उम्मीद, कम से कम कागजों पर, यह है कि लेबनान आखिरकार स्थिर हो जाएगा, शायद अपने पड़ोसियों के साथ सामान्य संबंध बना लेगा, शायद एक दिन इजराइल के साथ भी। और मैं एक ईमानदार सवाल पूछना चाहता हूं। आइए हम यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं। कोई भाषणबाजी नहीं, बल्कि असली सवाल। इस बार क्या अलग होने वाला है? ऐसा क्या बदला है कि लेबनानी सेना, जो 20 सालों में हिजबुल्लाह को निरस्त नहीं कर पाई, अब कर पाएगी? अब बहुत से लोग इस सवाल का जवाब देंगे कि अब हिजबुल्लाह इतनी कमजोर हो चुकी है कि यही मौका है। लेकिन हम एक मोड़ देख रहे हैं, क्योंकि भले ही हिजबुल्लाह कमजोर है, ईरान को अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद टिके रहने वाला माना जा रहा है, और अब वो अपनी वापसी की शर्तों पर बातचीत कर रहा है। इस बात को एक खबर में आई एक छोटी सी जानकारी से बेहतर कुछ नहीं समझा सकता। हाल ही में, यहां तक कि पिछले हफ्ते भी, हिजबुल्लाह ने बेरूत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर जाने वाले रास्ते पर बोर्ड लगाए, जिसमें ईरान को समझौते पर बधाई दी गई थी। अब ये किसी ऐसी संस्था का व्यवहार नहीं है जिसे लगता है कि वो हार गई है। ये हमें बताता है कि हिजबुल्लाह इस स्थिति को किस तरह देख रहा है। इस सब के केंद्र में एक असली तनाव है, जिसे सही से संबोधित नहीं किया गया। अमेरिका का ईरान से समझौता IRGC को वैधता देता है। मजबूत IRGC लेबनान में अपने प्रतिनिधि हिजबुल्लाह को और सशक्त करता है, और साथ ही एक ऐसा समझौता किया जा रहा है जो लेबनान में एक व्यवस्था का समर्थन करता है, जिसमें लेबनानी सेना को उसी हिजबुल्लाह को निरस्त करना है जिसे ईरान में हुए समझौते से मजबूत किया जा रहा है। यह ऐसा है जैसे आप एक फाइटर को ट्रेन कर रहे हो, इस मामले में लेबनानी सेना को, और उन्हें हिजबुल्लाह को निष्क्रिय करने, निरस्त करने और खत्म करने के लिए भेजने से पहले आप उन्हें रिंग में उतरने से पहले ही कमजोर कर देते हैं। अब मुझे बस समझ नहीं आ रहा कि ये दोनों बातें एक साथ कैसे फिट होती हैं। शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूं, पर हमें ये सवाल पूछना चाहिए,
अगर हम ऑक्टोपस के सिर को वैधता दे रहे हैं उसी समय जब हम ऑक्टोपस के एक टेंटिकल को हराने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हम खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं? इसी संदर्भ में मैं नेतन्याहू की घोषणा और उसकी व्याख्या पर लौटना चाहता हूं। ये वहीं लौटता है जहां से हमने शुरू किया था, प्रेस ब्रीफिंग और समझ की रूपरेखा। मुख्य तत्व, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और लेबनान दोनों ने यह स्वीकार किया है कि इजराइल एक सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखेगा जिसे पीली रेखा कहा जाता है, जब तक कि इजराइल की सुरक्षा की आवश्यकता है। अब 2 पायलट जोन हैं जहां लेबनानी सेना को हिजबुल्ला हटाने का कार्य मिला है। इन्हें 2 प्रयोगशालाओं जैसा माने। अब जब ये पीली रेखा के पार लेबनान में गहराई तक है और थोड़ा ओवरलैप करता है, तो उसके आगे हमने एक और बनाया। ऐसा लगता है कि ये रियायत अमेरिका से संबंधों के संदर्भ में सोच समझ कर दी गई थी। और सच कहूं तो मुझे लगता है कि ये समझौता, और हम एक दिन इसका पता लगा लेंगे, केवल प्रधानमंत्री नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच के संबंधों के कारण ही संभव हो सका। मुझे लगता है कि इस पर ध्यान देना चाहिए। हाल के हफ्तों में अमेरिका से मिले जुले संदेश आए हैं। कुछ संदेश ऐसे हैं जो अमेरिका और इजराइल के रिश्ते को कमजोर करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अमेरिका के अपने संबंधों को कमजोर करते हैं। ईरान पर निर्भरता, जैसे कि आज ही जब अमेरिका ने ईरानी जहाजों पर हमला किया। लेकिन आखिरकार प्रधानमंत्री और सरकार बहुत शांत रहे हैं। वे इस लहर में बह नहीं गए हैं। उन्होंने अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं कहा। वे पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। और विचार ये है कि ये बात सामने रखी जाए, और यही बड़ा बदलाव है कि इजराइल पीछे नहीं हट सकता। मैं उस कमरे में नहीं था, लेकिन शायद ये भी कि इजराइल पीछे नहीं हटेगा। ये छोटी बात नहीं है। ओस्लो के वर्षों और उन व्यवस्थाओं के बाद जो इस भ्रमपूर्ण आशावाद पर बनाई गई थीं, जो बिल्कुल भी हकीकत से मेल नहीं खाती थीं। ये तथ्य कि लेबनान में इजराइल की भौतिक उपस्थिति को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एक वैध सुरक्षा वास्तविकता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है, यह बेहद मायने रखता है। यह एक बड़ा बदलाव है इस विशेष सवाल पर कि सुरक्षा स्थिति बनाए रखनी है या पीछे हटना है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने असली दबाव का सामना किया और अपनी जगह पर डटे रहे। अब इजरायली सरकार में इस समय बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव को ध्यान में रख रहे हैं, और वे सभी बहुत साहस के साथ बोल रहे हैं। हालांकि मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि सभी को प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साहस के पीछे एकजुट होना चाहिए, और यही इजराइल राज्य का नया आदर्श बनना चाहिए। हम अपने दोस्तों का सम्मान करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इजराइल राज्य के लोगों की सुरक्षा न केवल सबसे पहली प्राथमिकता है, बल्कि ये एक ऐसा सच है जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। और जब हम इसे सामने रखते हैं और अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, और ये साफ होता है कि यही हमारा रुख है, तो जानते हैं क्या? हमारे दोस्त समझते हैं कि ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और सहमत होते हैं। अगर हम ढुलमुल रवैया अपनाएं और समझौता करने को तैयार रहें, जैसा 2000 में एहूद बराक, शेरॉन और ओलमर्ट ने किया था, तो हमारे यहाँ तक कि हमारे दोस्त भी हमें देखकर कहते हैं, रुको, ये तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता क्योंकि तुम इसे मुफ्त में दे रहे हो। लेकिन यहाँ जो सिद्धांत है कि इजराइल केवल कूटनीतिक दबाव में अपनी सुरक्षा सीमाएं नहीं छोड़ता, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से नोट करना चाहिए। आप जानते हैं, चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि जमीन पर क्या हासिल किया गया है इस कूटनीतिक ढांचे के साथ आगे जो भी होता है। और ऐसा नहीं है कि मुझे पक्का पता है आगे क्या होने वाला है, लेकिन जिस सैन्य वास्तविकता में हम रह रहे हैं उसे स्वीकार करना जरूरी है, और उसे रोज स्वीकार करना चाहिए। अनुमानित 90% हिजबुल्ला के हथियार और भंडार अब मौजूद नहीं है। लगभग 9000 उनके आतंकवादी लड़ाके खत्म कर दिए गए हैं। दक्षिणी लेबनान में जो बुनियादी ढांचा है, वे शिया घर जिनमें मैं गया हूं, उनके नीचे सुरंगों में, भंडारों में और उन हथियारों में जो हिजबुल्ला को सुरक्षा देते थे, उन्हें काफी हद तक नष्ट कर दिया गया है। अब क्या ये एक पूरी तरह से समाधान है? नहीं, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बात को फिर से स्थापित करता है कि इजराइल पर हमला करने की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पीली रेखा का मतलब है कि इजराइल अभी भी लेबनान का इलाका कब्जे में रखे हैं और आक्रामकता की कीमत चुकानी पड़ती है। आतंकवादी सिर्फ बुरा व्यवहार करके ये नहीं सोच सकते कि वे बच निकलेंगे। यही वो बुनियादी तर्क है जो किसी भी टिकाऊ सुरक्षा व्यवस्था की नींव होना चाहिए।
अगर आप इजराइल से उलझेंगे तो आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये बहुत तकलीफदेह होगी और ये तब तक चलेगी जब तक आप चाहेंगे कि काश आप उस दिन वापस जा सकते और कुछ अलग कर सकते। अब मैं और व्यापक परिप्रेक्ष्य से देखना चाहता हूं क्योंकि यहां एक बड़ी तस्वीर है जिसे नजरअंदाज करना आसान है। सोचिए 6 अक्टूबर 2023 को इजराइल का रणनीतिक नक्शा कैसा था। गाजा में हमास जमी हुई थी, लेबनान में हिजबुल्लाह हथियारबंद और सक्रिय था, सीरिया एक दुश्मन के रूप में था और ईरान इन सब का समन्वय कर रहा था और इजराइल असल मायनों में उस आग की घेराबंदी में घिरा हुआ था। अब आज का नक्शा देखिए। इजराइल दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए हुए है। इजरायली सेना सीरिया के हॉर्मोन रेंज पर तैनात है। गाजा का पूर्वी किनारा इजरायली सैन्य नियंत्रण में है। अगर 2.5 साल पहले किसी ने हमें वो नक्शा बताया होता तो हम यकीन नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये है कि इजराइल अपनी सुरक्षा जरूरतों को प्राथमिकता दे रहा है और वह पीछे हटने वाला नहीं है। ये नया परिपक्व इजराइल है जो अब अपने माता पिता के घर से बाहर निकल रहा है और कह रहा है, जानते हो क्या, मैं इसे खुद संभालूंगा। शुरू में माता पिता कह सकते हैं, देखो मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा हूं, लेकिन आखिरकार माता पिता कहते हैं, जानते हो क्या, एक अच्छे माता पिता कहते हैं, जानते हो क्या, अब तुम्हारे लिए अपने पैरों पर खड़े होने का समय है। इस तरह तुम ज्यादा सफल रहोगे। जानते हो, मुझे लगता है कि क्लॉज़विट्ज़, जो महान रूढ़िवादी रणनीतिकार थे, उन्होंने सही कहा था जब उन्होंने लिखा था कि युद्ध दूसरे साधनों से राजनीति की निरंतरता है। ये एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है जिसे हमेशा पढ़ाया जाता है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? मतलब अगर आपके पास प्रभावी सैन्य शक्ति नहीं है या उसे इस्तेमाल करने का जज्बा नहीं है, तो आप बातचीत में अपने उद्देश्य हासिल नहीं कर सकते। आपके पास विश्वसनीय सैन्य धमकी और उसे इस्तेमाल करने की क्षमता होनी चाहिए। 7 अक्टूबर के बाद से शायद दशकों में दुनिया में कोई भी देश, खासकर अच्छे, सकारात्मक, स्वतंत्रता चाहने वाले देश, इतने तैयार नहीं रहे हैं सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करके किसी खतरे को खत्म करने के लिए जितना इजराइल तैयार है। आप जानते हैं, बाइबल में लिखा है, अगर कोई आपको मारने के लिए उठे तो आप पहले उठकर उसे मार दें। ये बाइबल आदेश है कि दुश्मन के हमला करने से पहले ही जवाब देना चाहिए, इंतजार न करें। आप खड़े होते हैं और पहले वार करते हैं। जो इजराइल ने हाल ही में ईरान में किया वो यही था कि इजराइल खड़ा हुआ और पहले वार किया। इजराइल ने कई मौकों पर नसरल्लाह, खामनेई, मोहम्मद डेफ और कई अन्य लोगों पर हमला करके यही किया है कि इजराइल उठ रहा है और पहले वार कर रहा है। आज हम जो देख रहे हैं वो इजराइल की सैन्य स्थिति का राजनीतिक हकीकत में तब्दील होना है। यही बात प्रधानमंत्री नेतन्याहू कह रहे थे। यही इस समझौते का अर्थ है, चाहे ये रहे या ना रहे। ये समझौता इसलिए हुआ, और प्रधानमंत्री ने भी कहा, क्योंकि हिजबुल्लाह बुरी तरह पिट चुका है और मुश्किल से बचा है। और मुझे लगता है कि ये उन सभी विचारों से एक महत्वपूर्ण बदलाव भी दर्शाता है कि सुरक्षा रियायतों और ऐसे लोगों के साथ विश्वास बनाने से हासिल की जा सकती है जिन्होंने अब तक ये साबित नहीं किया है और कभी नहीं करेंगे कि उन पर भरोसा किया जा सकता है। हमने देखा है कि वो कहाँ ले गया। घाव बहुत बहुत असली है। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? जानते हो, सच कहूं तो मैं इस स्थिति को थोड़ी विनम्रता के साथ देखता हूं। मैं पहले भी गलत रहा हूं और मैं यही स्वीकार करता हूं। मैं पहले भी गलत रहा हूं। लेबनान वाला समझौता काम कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि यह काम करेगा। मुझे अब भी नहीं लगता कि कोई बदलाव लेबनानी सेना को वो करने देगा जो वो 20 सालों से नहीं कर पाई। मैं निंदक नहीं हूं, बस सीधा सवाल पूछ रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि हमारे सैनिक या लोग इसकी कीमत चुकाएं। अगर समझौता बना रहा और लेबनान हिजबुल्लाह को निरस्त्र करने बढ़ा तो ये शानदार होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इजराइल को कठिन फैसले लेने होंगे। लेबनान में भी कुछ आंतरिक गतिशीलताएं हो सकती हैं जिन्हें देखना जरूरी है। एक आबादी जो लंबे समय से हिजबुल्लाह की छाया में थी, अब जब वो छाया कमजोर हो रही है तो वो अपनी आवाज पा सकती है, जैसा कि ईरान में हुआ। मुझे जो बात स्पष्ट लगती है, या कम से कम पिछले कुछ वर्षों के सबूत जिस बात का समर्थन करते हैं, वो ये है, कोई भी इजरायली नेता जो कहता है कि वो इस देश के लोगों की रक्षा करेगा, उसे इस बात को गंभीरता से लेना होगा कि ये सुरक्षा क्षेत्र किसी भी तरह से समझौते के लिए नहीं है। दुश्मन को ये समझना होगा कि हमला करने की एक असली कीमत है और मैदान में सैन्य स्थिति मायने रखती है। सिर्फ उस पल नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए भी एक निवारक। जब कोई सोचता है कि वो इजराइल पर हमला करेगा और उसे इसकी कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, तो हम वास्तव में किसी गहरे ऐतिहासिक क्षण से गुजर रहे हैं। बीच में रहते हुए हमेशा महसूस नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम पीछे देखेंगे
तो अभी लिए फैसले ही तय करेंगे कि इजराइल कहां खड़ा है और देश की कहानी का अगला अध्याय क्या होगा। रॉन स्पीलमैन के तहत यही असली पूर्व है।